हेलो दोस्तों, मैं हूं अवनीश और आज मैं आप लोगों के सामने उत्तराखंड पुलिस अधिनियम का तीसरा वीडियो लेके सामने आया हूं। अभी तक हमने दो वीडियो बनाए हैं पिछले, और जिसमें जो पिछला वीडियो था उसमें हमने अध्याय 2 के बारे में चर्चा की थी और अध्याय 2 में हमने धारा 3 से लेकर धारा 12 तक आप लोगों को बता दिया था। धारा 3 से लेकर धारा 12 के बीच में हमने पुलिस बल के गठन, पुलिस बल का प्रशासन किसमें निहित है, पुलिस थाना हुआ, पुलिस रेंज हुआ, रेलवे पुलिस, आईडी डिपार्टमेंट, सीआईडी डिपार्टमेंट और स्पेशल पुलिस फोर्स की बात की थी। अब आज हम सेक्शन 13 से शुरू करते हैं। तो सेक्शन 13 क्या कहता है? सेक्शन 13 कहता है कि जिला सशस्त्र रिजर्व तथा राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियन के बारे में धारा 13 में बताया गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जिला सशस्त्र रिजर्व या राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियन किस धारा में प्रावधानित है, तो धारा 13। और इसका जो सृजन होता है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है और राज्य सरकार द्वारा जिले में जिला सशस्त्र रिजर्व का सृजन किया जाता है और राज्य में राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियन का सृजन किया जाता है। इस शब्द से ही पकड़ में आता है कि ये जो जिला है वो जिले के लिए होगा, जो राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियन है वो राज्य के लिए होगा। इसका सृजन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। और कब करेगा राज्य सरकार इस तरह के सशस्त्र पुलिस बटालियन का या बल का सृजन कब करेगा? तो उसके कुछ आधार है जिसमें बताया गया है कि विधि का प्रवर्तन करने के लिए, विधि को लागू करने के लिए इस बल का गठन किया जा सकेगा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए इस बल का प्रयोग गठन सरकार के द्वारा किया जाएगा। जब शांति भंग की संभावना हो, अगर शांति भंग की संभावना है तब इस प्रकार के बल का गठन राज्य सरकार करेगी। आपदा प्रबंधन कार्यों के लिए करेगी, बंदियों के अनुरक्षण के लिए राज्य सरकार करेगी और ऐसे कर्तव्यों के पालन के लिए जिनमें सशस्त्र पुलिस बल की उपस्थिति आवश्यक है। कोई ऐसे कर्तव्य हैं जिसका पालन करने के लिए सशस्त्र पुलिस बल की आवश्यक है, बिना सशस्त्र पुलिस बल के उन कर्तव्यों का पालन नहीं किया जा सकता है, तो वहां पर भी राज्य सरकार ऐसे बल का गठन करेगी। फिर लास्ट है सिविल पुलिस की सहायता करने के लिए, जो उत्तराखंड राज्य की जो सिविल पुलिस होगी उनकी सहायता करने के लिए भी ऐसे बल का गठन या सृजन किया जाता है। ये हो गया धारा 13 जिसमें जिला सशस्त्र रिजर्व और राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियन के बारे में दिया गया। अब आते हैं धारा 14। धारा 14 में विशेष पुलिस अधिकारी के बारे में बताया गया है। विशेष पुलिस अधिकारी धारा 14, यह जो है वो इम्पोर्टेंट सेक्शन है क्योंकि यह क्वेश्चन में पूछने की प्रबल संभावना है। यह बात करता है कि विशेष पुलिस अधिकारी जो है वो किस धारा में है? धारा 14 में दिया गया है। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? इस अधिकारी की नियुक्ति, स्पेशल पुलिस ऑफिसर की जो नियुक्ति होती है वह पुलिस अधीक्षक के द्वारा किया जाता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के द्वारा किया जाता है, लेकिन उसके लिए वह जिला मजिस्ट्रेट के परामर्श से ही ऐसा करेगा। मतलब नियुक्ति तो पुलिस अधीक्षक करेगा लेकिन जिला मजिस्ट्रेट डीएम से परामर्श करने के बाद ही। उसके बाद आते हैं अगला धारा, धारा 15, जिसमें पुलिस प्रशिक्षण संस्थाएं दी गई हैं। अब पुलिस प्रशिक्षण संस्थाएं, पुलिस हो गई, अब पुलिस को प्रशिक्षण कहाँ दिया जाएगा, किन संस्थाओं में दिया जाएगा, उन संस्थाओं की भी बात किया जा रहा है कि पुलिस का प्रशिक्षण दिलाने के लिए संस्थाओं के सृजन की बात इसमें किया गया है, धारा 15 में किया गया है। तो प्रशिक्षण की पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना, इसमें दो बातें दी गई हैं। धारा 15 में दो बातें दी गई हैं जिसमें पहला बताता है कि प्रशिक्षण सह शिक्षा नीति का निर्धारण करना। राज्य सरकार प्रशिक्षण सह शिक्षा नीति का निर्धारण करेगी। कौन करेगा? राज्य सरकार। मतलब एक नीति बनाएगी प्रशिक्षण के लिए, कैसी नीति किस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी, इससे संबंधित एक नीति का निर्धारण कौन करेगा? पहले राज्य सरकार। जब प्रशिक्षण की नीति जो होती कैसे दिया जाना है प्रशिक्षण, उसका नीति का निर्धारण हो जाता है, तब राज्य सरकार पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना करता है जहां पे इस नीति को पालन किया जाएगा, नीति के अनुसार उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऐसी संस्थाओं की स्थापना राज्य सरकार करता है। और जो ये नीति का निर्धारण था, पहले समझिएगा थोड़ी सी फिर से, 15 में पुलिस प्रशिक्षण संस्थाएं दिया गया है। पहले वो प्रशिक्षण सह शिक्षा नीति का निर्धारण राज्य सरकार करेगी और ऐसी नीति का निर्धारण राज्य सरकार डीजीपी के परामर्श से करेगी। यहाँ पे डीजीपी के परामर्श से ऐसी
नीति का जो होगा वो निर्धारण करेगी राज्य सरकार। और उसके बाद जब पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की बात आती है तो यहाँ पे किसी के परामर्श की आवश्यकता नहीं, यहाँ पे राज्य सरकार इसकी स्थापना कर सकता है। मतलब पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना राज्य सरकार करता है, लेकिन जो नीति का निर्धारण होता है उससे संबंधित उसका निर्धारण राज्य सरकार करता है, लेकिन डीजीपी के परामर्श से ही। यहाँ तक हो गया 15। अब आते हैं 16 में बताया गया है पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो क्वेश्चन में पूछा जाए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो किस धारा में है, तो धारा 16 में दिया गया है। इस धारा में ये कहा गया है कि इस प्रकार की ब्यूरो की जो स्थापना होगी वह राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा, और राज्य सरकार के द्वारा इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह होता है जो भी अपराध से संबंधित विषय है, विशिष्ट अपराधों से संबंधित विषय है, उसके संबंध में जो अनुसंधान करना है, अपराधों के संबंध में अनुसंधान करने के लिए इस ब्यूरो का स्थापना की राज्य सरकार द्वारा सृजन किया जाता है। अगला आते हैं धारा 17। धारा 17 में तकनीकी एवं सहायक बल भी बताया। कुछ ऐसे बल की भी स्थापना की बात की गई है जो तकनीकी और सहायक बल होते हैं, जो कि पुलिस बल को सहायक बल के रूप में कार्य करते हैं। तो ऐसे बलों का भी सृजन कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा, लेकिन डीजीपी के समग्र नियंत्रण में करेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। अभी तक हम देख रहे हैं जहां कहीं भी है डीजीपी ज्यादा प्रस्तुत हो रहा है, डीजीपी के परामर्श से, डीजीपी के समग्र नियंत्रण से, लेकिन जो हमारा विशेष पुलिस अधिकारी था वहां पे हमारा किसके परामर्श था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये जरूर याद रखिए कि जो डीजीपी से अलग है, बाकी तो डीजीपी है ही है, ये तो आपको पता है। यहाँ पे डीजीपी के परामर्श ले रहा है, यहाँ पे डीजीपी के समग्र नियंत्रण में। जो अलग है डीजीपी से, तो अलग क्या है, विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, एसपी करता है, और जिला मजिस्ट्रेट के परामर्श के बात करता है। अब हम धारा 18 पे आते हैं। धारा 18 हमारा बताता है विधि सलाहकार तथा वित्तीय नियंत्रण। विधि सलाहकारों की भी नियुक्ति करने की बात कह रहा है, और वित्तीय नियंत्रक की बात करता है, जो वित्तीय मामले होते हैं उनका नियंत्रण करने के लिए होते हैं। तो ऐसे लोगों की नियुक्ति जो विधि सलाहकार होते हैं, विधि के संबंध में सलाह देते हैं, इन लोगों की नियुक्ति या वित्तीय नियंत्रक की नियुक्ति जो करती है वो राज्य सरकार करती है। और इनकी नियुक्ति क्यों की जाती है, इनकी नियुक्ति की जाती है डीजीपी की सहायता तथा परामर्श के लिए। देखिए यहाँ भी डीजीपी आ गया, तो जहां जहां, वैसे तो डीजीपी हर जगह है, लेकिन जहां डीजीपी नहीं है वो हमें याद रखना है धारा 14 में। ठीक है, ये हमारा जो हो गया, अब हमने बता दिया धारा 18 तक, और ये हमारा अध्याय 2 चैप्टर 2 उत्तराखंड पुलिस एक्ट का समाप्त होता है। हमने पुलिस बल के गठन और संगठन के बारे में पढ़ लिया। अब हम जब अध्याय 3 पर आते हैं तो अध्याय 3 में पुलिस बल के प्रशासन से संबंधित प्रावधानों को दिया गया है, और अध्याय 3 जो है वो धारा 19 से लेकर धारा 28 में प्रावधानित की गई है। तो अब हम पुलिस बल के प्रशासन की बात करते हैं, तो आइए शुरू करते हैं अध्याय 3। अध्याय 3 में जो धारा 19 है, सबसे पहला धारा 19 में पुलिस बल पर अधीक्षण की शक्ति दी गई है कि पुलिस बल पर अधीक्षण की शक्ति किसको प्राप्त होगी, तो पुलिस बल पर अधीक्षण की शक्ति राज्य सरकार को प्राप्त होगी। और अगला है धारा 20 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन कह सकते हैं इसको, कि धारा 20 में पुलिस महानिदेशक अर्थात डीजीपी के बारे में दिया गया है। किसके बारे में दिया गया है 20 में, पुलिस महानिदेशक के बारे में दिया गया है। ये जो पुलिस महानिदेशक होता है यह पुलिस बल का सर्वोच्च अधिकारी माना जाता है। ये पुलिस अधिकारी सर्वोच्च अधिकारी, और पुलिस बल का जो नियंत्रण होता है, उसका संचालन होता है, प्रबंधन होता है, वो पुलिस महानिदेशक में ही निहित होता है। तो पुलिस बल महानिदेशक यहाँ हम चर्चा करेंगे धारा 20 में उनकी नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है, उनकी पदावधि कितनी है, पद से कैसे हटाया जा सकता है, इन सब की चर्चा हम धारा 20 में करेंगे। धारा 20 में सबसे पहले हम बात करते हैं नियुक्ति की। तो डीजीपी की जो नियुक्ति होती है वह राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। उसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी, देखिए जो डीजीपी की नियुक्ति होती है वह राज्य के द्वारा गठित एक समिति होती है, उस समिति के द्वारा एक नामिका होती है, उस नामिका में जिसका नाम होगा उन्हीं नामों में से डीजीपी की नियुक्ति की जाती है। समिति द्वारा दी गई नामिका में से नियुक्ति, डीजीपी एक गठित समिति है, समिति में कुछ सदस्य होंगे, उस सदस्यों की जो समिति है उसमें से जो एक नामिका दी जाती है, मतलब नाम दिए जाते हैं, एक नामों को एक मान लीजिए एक कागज है उसमें 10 लोगों के नाम दे दिए गए, वही होता है नामिका।
तो नामिका में 10 लोगों के नाम हैं, उन 10 में से जिसकी नियुक्ति की जाएगी वही उस तरीके से नियुक्ति की जाएगी। मतलब कि नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी कि समिति के द्वारा जो नामिका दी जाती है उसमें से नियुक्ति होती है। अब इस नामिकता में जो नामिका है, जिसमें नाम की जो एक पत्र है, इसमें किन किन व्यक्तियों के नाम हो सकते हैं, कौन कौन योग्य हैं जो इस नामिका में शामिल हो सकते हैं। तो पहला, पूर्व से कार्यरत अधिकारी का नाम इसमें हो सकता है, जो पहले से ही डीजीपी के रूप में कार्य कर रहा हो उनका नाम इसमें हो सकता है, या ऐसे अधिकारी का नाम हो सकता है जो डीजीपी के पद पर प्रोन्नति होने के योग्य हो। मतलब जो डीजीपी के रूप में पहले से कार्य कर रहा हो उनका नाम भी इस नामिका में हो सकता है, और जो डीजीपी बनने के योग्य हो, मतलब उनकी प्रोन्नति हो सकती है डीजीपी में, तो वे उनका भी नाम हो सकता है। अब एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो यह है, नामिका में कितने नाम होंगे। एक नामिका जो अगर समिति द्वारा दी जा रही है नियुक्ति के लिए, उसमें कितने लोगों के नाम होंगे। ऐसा नहीं है कि नामिका है तो उसमें 1000 लोगों के नाम दे दिए। देखिए, अगर पद हैं, जितने पद हैं, पद से 3 गुना से अधिक नामिका में नाम नहीं दिया जाएगा। मतलब ये है कि मान लीजिए डीजीपी की जो पद हैं वो राज्य में 2 है, राज्य में 2 डीजीपी के पद हैं। अब जो नामिका तैयार की जाएगी उस नामिका में 3 गुना से अधिक नहीं होंगे। मतलब कि 2 का 3 गुना हो जाएगा 6 लोगों से अधिक नाम नहीं होगा। उस नामिका में क्या लोगों का नाम होगा? 6, क्योंकि 2 ही पद हैं। तो पदों की संख्या के 3 गुना से अधिक नामिका में नहीं होगा। तो ये तो हो गई नियुक्ति की प्रक्रिया। अब हम बात करते हैं इनके कार्यकाल की, डीजीपी के कार्यकाल की, पदावधि की। इनका जो कार्यकाल होता है वह अधिवर्षता के अधीन रहते हुए न्यूनतम 2 वर्ष रहता है। इनका न्यूनतम कितने वर्ष रहता है? जब इनको न्यूनतम 2 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, इससे कम नहीं हो सकता। अब अधिवर्षता के अधीन रहते हुए का क्या मतलब है? अधिवर्षता के अधीन रहते हुए मतलब यह है कि जब उनकी रिटायर होने की जो तारीख होती है, वो अगर जैसे मान लीजिए 62 वर्ष में डीजीपी रिटायर होता है और उसकी जो नियुक्ति होती है वो 61 वर्ष में होती है। उसकी नियुक्ति किस में हो गई? 61वें वर्ष में उसकी नियुक्ति हुई। ये आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि डीजीपी है, उसकी जो रिटायर होने की जो अवधि होती है वो 62 वर्ष होती है। तो 62 वर्ष से पहले 61 वर्ष में एक अधिकारी को डीजीपी के पद पर नियुक्त किया गया। अब 62वें वर्ष तो वो रिटायर हो ही जाएगा, तो 1 साल में ही वो क्या हो जाएगा? रिटायर हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा न होता तो कम से कम 2 वर्ष उसको नौकरी डीजीपी के रूप में करना ही पड़ता। तो ये समझ में आया? अधिवर्षता के अधीन रहते हुए, जो उसकी रिटायर की अवधि है उसके अधीन रहते हुए न्यूनतम कितने वर्ष होगी? न्यूनतम 2 वर्ष होगी। इसके बाद हम आते हैं पद से हटाया जाना। अब डीजीपी को पद से कैसे हटाया जाएगा? तो डीजीपी को राज्य सरकार के द्वारा एक लिखित आदेश देकर ही हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ओरल, मौखिक रूप से नहीं, लिखित आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। और कुछ आधार दिए गए हैं इसमें उपधारा 4 में, जिसके आधार पर ही डीजीपी को उसके पद से हटाया जा सकता है। वो आधार कौन कौन से हैं कि जब डीजीपी को एक सक्षम न्यायालय के द्वारा किसी अपराध के लिए दोषित कर दिया जाता है तो उसे हटाया जा सकता है इस आधार पे, या फिर उसे किसी भ्रष्टाचार या नैतिक अधमता का जो अपराध होता है उसका आरोप लगाया गया है तो उसको हटाया जा सकता है। दूसरा है कि शारीरिक या मानसिक रूप से वह अक्षम हो गया हो, डीजीपी शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो, डीजीपी के रूप में जो उसके कर्तव्य है उनको पालन करने के योग्य न रह गया हो, अयोग्य हो गया हो। केंद्र या राज्य सरकार के अधीन डीजीपी जो है वो समान पद पर, उसी पद पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन समान पद पर या उच्चतर पद पर अगर प्रोन्नत हो जाता है तो नहीं होगा, तो उसको हटा दिया जाएगा। और यदि वह स्वयं से अनुरोध करता है कि मुझे डीजीपी के पद से हटा दिया जाए तो हटा दिया जाएगा। 4 आधार दिए गए हैं, उपधारा 4 में 4 आधार दिए गए हैं जिसके आधार पर डीजीपी को हटाया जा सकता है उसके पद से। इसके बाद कह रहा है अपवादिक मामलों में डीजीपी को हटाना। उपधारा 5 में कहा गया है कि अपवादिक मामले में भी राज्य सरकार डीजीपी को हटा सकती है, और वह है कि जब वह अदक्षता या उपेक्षा करता है। अगर वह
अपने कर्तव्यों में अदक्षता या उपेक्षा करता है और प्रारंभिक जांच करने के बाद प्रथम दृष्टया गंभीर मामला स्थापित हो जाता है कि उसने कोई गंभीर मामला किया, मतलब एक तो उसने उपेक्षा की, उसके बाद जब प्रारंभिक जांच हुई उसमें यह स्पष्ट हो गया, प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि उसने कोई गंभीर अपराध किया है, गंभीर अपराध उसका स्थापित हो जा रहा है, तो वहां पे डीजीपी को हटाया जा सकता है उपधारा 5 में। तो ये हमने अध्याय 3 में धारा 19 और धारा 20 की चर्चा कर ली। अब धारा 21 की चर्चा अगले वीडियो में होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।